आज गणेश चतुर्थी है। भगवान गणेश का जन्मदिन है और मैं विघ्नहर्ता, सुखकर्ता, दुखहर्ता गणेश भगवान को प्रणाम करते हुए आज के इस वीडियो को प्रारंभ कर रही हूँ। और आज मैं आपको बताऊँगी भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण। सबसे पहले मैं गणेश को प्रणाम करती हूँ और सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशानि नामानि य पठिशृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च तस् विघ्नस्तस्य न जायते। भगवान गणेश को प्रणाम करते हुए विद्या के दाता, विघ्न के हरता, सुख को करता, चाहे आप विद्या आरंभ करें, चाहे आप किसी संग्राम में जाएं, गणेश का प्रणाम करते हुए हम कार्य को आरंभ करते हैं तो विघ्नहर्ता हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, विघ्नों को दूर करते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने गणेश भगवान को, गौरी गणेश को, भगवान महादेव के पुत्र को प्रणाम करते हुए इस वीडियो को प्रारंभ कर रही हूँ। तो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स। भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? तो 5 प्रकार से किया गया है। भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया है। पहला है पोषक तत्वों के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा है कार्य के आधार पर वर्गीकरण, तीसरा है नस्वरता के आधार पर वर्गीकरण, चौथा है उद्गम के आधार पर वर्गीकरण और पांचवा है रासायनिक प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। ये 5 आधार पर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है। तो एक एक करके हम इस पर देखते हैं। तो अगर पोषक तत्वों के आधार पर हम भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं तो हम ये पाते हैं कि भोजन का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। पहला है शरीर निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ, दूसरा है ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ और तीसरा है शरीर रक्षात्मक भोज्य पदार्थ। आप सब जानते हो, होम साइंस के हो, कॉम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारी कर रहे हो और मैं समझती हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा, नहीं होने का तो सवाल ही नहीं है। अगर हम किसी चीज़ को मन से पढ़ते हैं तो परमपिता परमेश्वर हमारी कामनाओं को पूरा करते हैं, जैसा कि मुझे पूरा विश्वास है। तो पोषक तत्वों के आधार पर अगर हम भोजन का वर्गीकरण करते हैं तो इसको 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला वो भोजन है जिससे हमारा शरीर का निर्माण होता है। तो बच्चे, रटने से पहले खुद देखो शरीर का निर्माण कैसे होता है। कोशिकाएं किसकी बनी होती हैं? कोशिकाएं प्रोटीन की बनी होती हैं। तो काम कौन कर रहा है शरीर निर्माण का? शरीर निर्माण का कार्य कर रहा है कौन? ये कर रहा है हमारा प्रोटीन। तो प्रोटीन को हम निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है किसको? प्रोटीन को, जो शरीर निर्माण करने का कार्य करता है। अब प्रोटीन के जो स्रोत हैं आपको सब पता है। प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं? तो पहला प्रोटीन का जो स्रोत है जहाँ से वो प्राप्त होता है, तो बेस्ट क्वालिटी का जो प्रोटीन है वो हमें मिलता है मांस, मछली, अंडा, लीवर, मतलब जंतु स्रोतों से प्राप्त भोजन में प्रोटीन की गुणवत्ता युक्त प्रोटीन हमें मिलता है। जो लोग मांस, मछली, अंडा नहीं खाते हैं, मटन नहीं खाते हैं, चिकन नहीं खाते हैं, उनको प्रोटीन दूध से या दूध से बने प्रोडक्ट्स जैसे खीर है, चीज़ है, दही है, उनसे प्राप्त करनी चाहिए। समझ गए बात को? तो
शरीर निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ में कभी भी अगर प्रश्न पूछा जाए तो आएगा प्रोटीन। और प्रोटीन में उत्कृष्ट प्रकार का जो प्रोटीन है वह आपको जंतु स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। अब सब जानते हो, इसमें कुछ बताने जैसी बातें नहीं हैं, ठीक है। तो शरीर निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ में क्या पाया जाता है, तो ये कहलाएगा प्रोटीन। दूसरा है ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। जैसे कल तीज का व्रत था, बहुत लोगों ने तीज किया होगा, कई लोगों ने पानी भी नहीं पिया होगा, निर्जला व्रत किया होगा। आज गणेश चौथ है, कई लोगों ने भगवान गणेश को अर्घ दिया होगा, पूजा पाठ किया होगा, गणेश जी को अपने घर में बुलाया होगा, घर में बिठाया होगा, तो उपवास रखते हैं। जब हम व्रत या उपवास करते हैं तब हमें कुछ बॉडी में कमजोरी महसूस होती है। क्यों होती है? क्योंकि ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो ऊर्जा कौन देता है हमें? ऊर्जा प्रोवाइड करने वाला भोज्य पदार्थ है वो सभी प्रकार के, जितने भी प्रकार के अनाज हैं, जिन अनाजों के बारे में अच्छी तरह सब जानते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारी थाली में हम अनाज को ही सबसे ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। तो रोटी किसकी बनी होती है? गेहूं की। हम चावल खाते हैं, भात जिसको कहते हैं, भात खाते हैं, बाजरे की रोटी खाते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं, मड़ुआ खाते हैं, रागी खाते हैं, बाजरा खाते हैं, मक्का खाते हैं। तो जितने भी प्रकार के अनाज हैं, उन अनाजों में कार्बोहाइड्रेट की प्रचुरता रहती है। कार्बोहाइड्रेट वाले भोज्य पदार्थ हैं और इनके खाने से हमें ऊर्जा मिलती है। कई बार आप देखते हो फल फ्रूट आप खा लेते हो, दूध पी लेते हो, फिर भी आपको जब तक आप अनाज नहीं खाते हैं तब तक पूरी ताकत नहीं मिलती है। और दूसरी बड़ी बात ये कि फल फ्रूट इतने महंगे हैं कि हर व्यक्ति उसे नहीं खा सकता है। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही खा सकेगा। आप ये देखो, केला तो कितने महंगे हैं, आम तो कितने महंगे हैं, ड्राई फ्रूट की बात ही छोड़ दो, 1000-1200 से नीचे नहीं है, 500 से नीचे नहीं है। तो भारत की जो जनता है वह अधिकांशतः अपना पेट को कार्बोहाइड्रेट से भरती है। तो ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ हैं वो सभी प्रकार के अनाज हैं। इसके बाद गुड़ है, चीनी है, मीठे फल हैं। मीठे फल भी ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे केला आप खा लेते हो 2 पेट भर जाता है, अंगूर खा लेते हो बहुत मीठा रहता है ना। और इसके अलावा जड़ वाली सब्जियां जैसे आलू है, वो भी ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट आलू में खूब मिलता है। आलू है, आपके शकरकंदी है, इनमें खूब मात्रा में मिलता है। तो ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ कौन से हैं? तो कार्बोहाइड्रेट है, चीनी है, गुड़ है, चीनी का वो क्या कहते हैं, शुगर केन का रस है, गन्ने का रस है, ग्लूकोज है, मिठाइयाँ हैं। ये सारे चीज़ें हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। और तीसरा जो है पोषक तत्वों का आधार पर अगर हम देखते हैं तो शरीर रक्षात्मक भोज्य पदार्थ, वो भोजन पदार्थ जिससे हमारे शरीर की रोगों से रक्षा होती है। अगर हम नहीं खाएं उन भोज्य पदार्थों को तो हम बीमार हो जाते हैं। शरीर से रोगों की जो रक्षा करता है वो कहलाता है शरीर रक्षात्मक भोज्य पदार्थ। उसमें कौन कौन से आएगा? शरीर रक्षात्मक भोज्य पदार्थ में क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट तो आपको ऊर्जा प्रदान करने वाला है। प्रोटीन आपको बॉडी बिल्डिंग है, जिससे आपका बॉडी का निर्माण होता है। और क्या बचा आपका? विटामिन, खनिज लवण, ये आपके रक्षात्मक भोज्य पदार्थ में गिने जाते हैं। सॉरी, एक चीज़ मैं भूल गई थी। ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ में वसा और घी भी आता है। घी, तेल, वसा, है ना, वसा के अंतर्गत आता है। और जितना हम कार्बोहाइड्रेट से जितना हमें ऊर्जा मिलती है उससे लगभग 2 गुना से कहीं ज़्यादा
हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, वहीं पर वसा से हमें 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। 9.1 कह सकते हो, 2 कह सकते हो, 9 कह सकते हो, देख लेना कि क्या है। ठीक है, तो हम जो ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ हैं वो हैं कौन कौन से? वो हैं हमारे वसा और कार्बोहाइड्रेट। वसा के अंतर्गत घी भी आएगा, मक्खन भी आएगा, तेल भी आएगा, तेल बीज भी आएगा, मूंगफली भी आएगी, है ना। मूंगफली में प्रोटीन भी होता है एज वेल एज वसा भी होता है। तिल बीज, है ना, तिल का जो सीड होता है उसमें तेल होता है। अब ना तिल्ली का तेल आप नाम सुने हो, तिल का तेल या तिल्ली का तेल लोग बोलते हैं। लोकल लैंग्वेज में राजस्थान में उसको तिल्ली का तेल बोलते हैं, और अपन जो दूसरे लैंग्वेज है जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार, वहाँ पर तिल का तेल बोलते हैं। सरसों का तेल, तिल का तेल, डालडा, घी, ये सब ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ हैं। अब जो तीसरा हम जो चर्चा कर रहे थे वो कर रहे थे शरीर रक्षात्मक भोज्य पदार्थ। शरीर रक्षात्मक भोज्य पदार्थ के अंतर्गत हम पढ़ते हैं किसके बारे में? हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट जहाँ में ऊर्जा प्रदान करता है, प्रोटीन जहाँ हमारी बॉडी बिल्डिंग करता है, वहीं पर विटामिन और खनिज लवण हमें हमारे शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे विटामिन ए हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। विटामिन B1 जिसको हम थायमिन कहते हैं, बेरी रोग से सुरक्षा करता है। राइबोफ्लेविन, ए राइबोफ्लेविनेसिस रोग से हमें सुरक्षा करता है। जो होठ के हमारी गुलाबीपन है, होठ के जो दोनों किनारे कई बार फट जाते हैं, आप देखते हो होठ फट जाता है, होठ के दोनों किनारे फट जाते हैं, विटामिन B2 की कमी से हो जाता है। तो विटामिन बी कम्प्लेक्स में से बहुत सारी विटामिन होते हैं जिसको मैं पढ़ाऊंगी आगे तो बताते जाऊंगी। विटामिन B12 की कमी से परनीसियस रक्त अल्पता हो जाता है, मतलब खून की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में। और विटामिन डी अगर हमारी बॉडी में नहीं रहेगा तो बच्चों में रिकेट्स, हम बड़ों में जैसे हम बुढ़े लोग हो रहे हैं, हमारी अवस्था के लोगों को धीरे धीरे हड्डियाँ उनकी जर्जर हो जाएंगी। तो ऑस्टोपोरोसिस, जरा सी गिरने पर हड्डियाँ चटक जाती हैं, टूट जाती हैं। गर्भवती स्त्री के भोजन में विटामिन डी नहीं रहता है, तब उनकी भी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन सी अगर नहीं रहेगा आहार में तो स्कर्वी नामक रोग हो जाएगा। विटामिन ई नहीं रहेगा हमारे आहार में तो बंध्यता जैसे रोग हो जाएगा। विटामिन के नहीं रहेगा तो देखो खून नहीं जमेगा। तो इस तरह से जो मैं आपको बता रही हूँ, तो विटामिन जो है हमारे रोगों से सुरक्षा करता है। इसी तरह से खनिज लवण यद्यपि कम मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए ज़रूर। जैसे तांबा भी चाहिए, लोहा भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, ये सारे चीज़ हमें भोजन में चाहिए। अगर ये हमारे आहार में इन चीज़ों की कमी रहेगी तो निश्चित तौर पर हमारा शरीर रोगों का घर हो जाएगा। विटामिन सी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। विटामिन सी नहीं रहेगा, इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। तमाम तरह के बैक्टीरिया, तमाम तरह के पैथोजेंस, तमाम तरह के वायरस हमारी बॉडी में आक्रमण करते रहेंगे और हम बीमार हो जाएंगे। तो हमारे रोगों से सुरक्षा के लिए हमें चाहिए कौन सा चीज़? विटामिन और खनिज लवण। और शरीर रक्षात्मक भोज्य पदार्थ के अंतर्गत जो पोषक तत्व हैं इसके बारे में हम पूरे पढ़ते हैं। जल भी, पानी हमारी बॉडी के लिए नितांत जरूरी है, उसी तरह से रेशा जरूरी है। तो आज मैं पहला जो आपका है भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण पोषक तत्वों के आधार पर, इस पर मैंने विस्तार से चर्चा किया है। तो बच्चे, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इतना दिन से मैं आप लोगों के बीच में नहीं आई, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। और आज से मैं सोचूंगी मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया है तो मैं आप लोगों के बीच में आती रहूँगी और वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाते रहूँगी। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले बातों के साथ। तब तक दो विदा जाने के लिए ओके।